रात गहरी हो चुकी थी और जंगल का माहौल बेहद डरावना लग रहा था। रास्ते पर एक रिक्शा सुनसान जगह की ओर बढ़ रहा था। उस रिक्शे में अजय और एक ड्राइवर बैठे थे। दोनों तेजी से आगे बढ़ रहे थे। बारिश का मौसम था। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। अरे यार, लगता है बारिश होने वाली है। जल्दी चलो, नहीं तो रास्ते में बारिश आ जाएगी। हाँ साहब, अभी तेज चलाता हूं। ड्राइवर ने रिक्शा थोड़ा तेज कर दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो आसमान कभी भी बरस पड़ेगा। बिजली चमकने लगी, हवाएं तेज हो गईं और पेड़ों के पत्ते उड़ने लगे। मुझे तो लगता है कि आज मनहूस दिन है। पहले वे दो काली परछाइयां दिखाई दी और अब रास्ते में बारिश भी आ गई। अजय परेशान हो गया। उसे अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए जल्द से जल्द गांव की पुरानी हवेली पहुंचना था। साहब, मेरी मानिए तो रात में उस हवेली मत जाइए। क्यों भाई, ऐसी क्या बात है उस हवेली में? ड्राइवर का गला सूख गया। वह अजय से यह बात छिपाना नहीं चाहता था। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। आप उसी हवेली के परिवार से हैं, इसलिए आपको सब सच बता देता हूं। अजय उसकी ओर देखने लगा। अब उसके मन में बेचैनी बढ़ने लगी। आखिर उस हवेली में ऐसा क्या था? उसकी मां और पिता ने उसे कभी भी हवेली के बारे में कुछ नहीं बताया था। जल्दी बताओ, आखिर उस हवेली का क्या राज है? ड्राइवर ने बिना समय गंवाए कहानी सुनानी शुरू की। आज से लगभग 60 साल पहले वह एक खुशहाल महल था। वहां के राजा देव सिंह थे। वे आपके दादा थे। देव सिंह बहुत ही दयालु, न्यायप्रिय और नेक दिल इंसान थे। लेकिन उसी महल में एक ऐसा व्यक्ति भी रहता था जो उनकी पूरी दौलत और राजगद्दी हड़पना चाहता था। उसका नाम अंधक था। वह आपके दादा का छोटा भाई था। अंधक इतना शक्तिशाली था कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। वाह अंधक, आपकी बहादुरी की जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। महाराज, आप मुझे शर्मिंदा ना करें। ये सब आपकी ही कृपा है। नहीं देवर जी, आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते। आपने ही एक बार रणभूमि में मेरे महाराज की रक्षा की थी। ये तो मेरा कर्तव्य था। भला मैं उनकी रक्षा कैसे ना करता। वे केवल मेरे महाराज ही नहीं, मेरे बड़े भाई भी हैं। महारानी ठीक कह रही हैं। आपके जैसा वीर इस संसार में कोई नहीं। अब जाइए और विश्राम कीजिए। यह सुनकर अंधक अपने कक्ष में चला गया। लेकिन उसके मन में अनेक विचार चल रहे थे। उसके दिल में वर्षों से एक आग जल रही थी। उसे इस बात का दुख था कि उसके पिता ने राजगद्दी उसे नहीं, बल्कि उसके बड़े भाई देव सिंह को दी थी। उसी दिन से उसके मन में अपने भाई के लिए नफरत भर गई थी। अपने कक्ष में पहुंचकर वह खुद से बोला, आखिर कब मेरा सपना पूरा होगा? कब मेरे सिर पर वो सुनहरा मुकुट सजेगा? वह अपनी नफरत और बदले की आग को दिल में दबाए कई वर्षों तक राजमहल की सेवा करता रहा। एक दिन एक गरीब किसान महाराज देव सिंह के दरबार में पहुंचा। वह बहुत घबराया हुआ था। महाराज, हमारे खेतों में इस बार एक भी फसल नहीं होगी। क्यों? क्या खेतों में पानी की कमी है? यदि ऐसा है तो हम तुरंत पानी की व्यवस्था करवा देते हैं। नहीं महाराज, पानी की कोई कमी नहीं है। हमारे गांव में एक तांत्रिक आया है। उसने अपनी तांत्रिक विद्या से पूरे इलाके की फसल बर्बाद कर दी है। सब कुछ उजड़ गया है। किसान की बात सुनकर महाराज देव सिंह गहरी सोच में पड़ गए।
उन्होंने तुरंत अंधक को आदेश दिया। जाओ अंधक, उस तांत्रिक को सबक सिखा कर आओ और उसे बंदी बनाकर हमारे सामने पेश करो। अंधक ने बिना कुछ कहे महाराज की आज्ञा स्वीकार की और किसान के साथ उस तांत्रिक की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद दोनों उस स्थान पर पहुंचे जहां तांत्रिक अपनी साधना में लीन था। वही है महाराज, यही वो तांत्रिक है, जल्दी उसे रोकिए। अंधक आगे बढ़ा और तांत्रिक का हाथ पकड़ लिया। तभी तांत्रिक मुस्कुराने लगा। आओ अंधक, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। यह सुनकर अंधक चौंक गया। तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? तांत्रिक जोर से हंसने लगा। मैं बहुत कुछ जानता हूं। किसका समय कब बदलने वाला है इसका भी मुझे आभास हो जाता है। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें राजगद्दी चाहिए और ये भी जानता हूं कि तुम अपने भाई महाराज देव सिंह से नफरत करते हो। अंधक की आंखें फैल गईं। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें राजगद्दी दिलाने में मदद कर सकता हूं। अंधक कुछ पल तक चुप रहा। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। क्या सच में ऐसा हो सकता है? यदि तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। तांत्रिक फिर हंसा। मर तो तुम पहले से ही चुके हो अंधक। इतने वर्षों से अपने ही महल में एक कैदी की तरह जी रहे हो। उसकी यह बात अंधक के दिल में उतर गई। आसमान में काले बादल छा गए। चारों ओर अजीब सी खामोशी फैल गई। बताओ, मुझे क्या करना होगा? मैं तुम्हें ऐसी तांत्रिक विद्या सिखाऊंगा कि पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें राजमहल छोड़ना होगा और वर्षों तक कठिन साधना करनी होगी। अंधक कुछ सोचने लगा। लेकिन मैं महल छोड़कर कैसे जाऊं? महाराज को क्या जवाब दूंगा? तांत्रिक मुस्कुराया। समझने वाले के लिए इशारा ही काफी होता है। बाकी रास्ता तुम्हें खुद मिल जाएगा। अंधक ने तांत्रिक की बात मान ली। वह वापस महल पहुंचा और महाराज से बोला कि अब गांव सुरक्षित है। फिर उसने कहा कि वह राज्य की रक्षा के लिए कुछ समय तक कठिन तपस्या करना चाहता है। महाराज देव सिंह ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और उसे जाने की अनुमति दे दी। इसके बाद अंधक फिर तांत्रिक के पास लौट आया। ओम भद्र चामुंडायै विद्ये नमः स्वाहा। ओम उसने वर्षों तक कठिन साधना की। विद्ये नमः स्वाहा। ओम भद्र चामुंडायै विद्ये नमः स्वाहा। पूरे 5 वर्षों तक उसने तांत्रिक विद्या सीखी। धीरे धीरे वह काली शक्तियों में पूरी तरह निपुण हो गया। ओम भद्र चामुंडायै विद्ये नमः स्वाहा। एक दिन तांत्रिक ने कहा, अब समय आ गया है। जाओ, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। अंधक अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी काली विद्या और बढ़ती शक्ति ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। उसके मन में अब केवल एक ही लक्ष्य था, राजगद्दी और बदला। एक रात अंधक वापस राजमहल पहुंचा। उसने सबसे पहले अपनी काली शक्तियों से महल के सभी सैनिकों को बेहोश कर दिया। पूरा महल कुछ ही क्षणों में सन्नाटे में डूब गया। अब उसकी नजर महाराज देव सिंह पर थी। उस समय महाराज अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। अंधक धीरे धीरे उनके कक्ष में पहुंचा और उन पर हमला करने ही वाला था कि तभी देव सिंह की आंख खुल गई। अंधक, ये क्या कर रहे हो? तुमने मेरी हत्या करने की कोशिश की? अंधक जोर से हंसने लगा।
हाँ, आज मैं वही करने आया हूं जिसका कई वर्षों से इंतजार था। बचपन से ही राजगद्दी मुझसे छीन ली गई। मैं वर्षों तक इस अपमान की आग में जलता रहा। आज मुझे अपना बदला लेने का अवसर मिला है और मैं इसे हाथ से नहीं जाने दूंगा। इतना कहते ही दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अंधक अपनी काली शक्तियों का प्रयोग कर रहा था, जबकि देव सिंह अपनी तलवार से उसका सामना कर रहे थे। कुछ ही देर में देव सिंह बुरी तरह घायल हो गए। उसी समय उनकी नजर पास रखे एक चांदी के खंजर पर पड़ी। उन्होंने बिना देर किए वह खंजर उठाया और पूरी ताकत से अंधक पर वार कर दिया। चांदी का खंजर लगते ही अंधक दर्द से चीख उठा, लेकिन वह अभी जीवित था। महाराज देव सिंह समझ गए कि केवल युद्ध से उसे हराना संभव नहीं है। उन्होंने तुरंत राजपुरोहितों और साधुओं को बुलाया। पूरे महल में एक विशाल यज्ञ और अनुष्ठान कराया गया। मंत्रों की गूंज से पूरा महल कांप उठा। कई घंटों तक चले अनुष्ठान के बाद अंधक की काली शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। मुझे ऐसा नहीं करना था। बंद मत करो। नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अंत में सभी साधुओं ने मिलकर उसे महल के एक गुप्त कक्ष में कैद कर दिया। लेकिन अंधक को कैद करने के बाद भी उसकी काली शक्तियां समाप्त नहीं हुई। मुझे कैद तो कर लिया तुम लोगों ने, लेकिन मेरी शक्ति को तुम कभी कैद नहीं कर पाओगे। अब पूरे महल में से कोई भी नहीं बचेगा। उसकी तांत्रिक शक्ति धीरे धीरे पूरे महल में फैलने लगी। महल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात होते ही डरावनी आवाजें सुनाई देती। महल में रहने वाले लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगे। कुछ ही दिनों बाद महाराज देव सिंह भी तेज बुखार से ग्रस्त हो गए। वैद्यों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। महाराज देव सिंह की मृत्यु हो गई। अपने राजा की मृत्यु के बाद पूरी प्रजा भयभीत हो गई। लोगों को विश्वास हो गया कि महल पर किसी भयानक शक्ति का साया है। धीरे धीरे सभी लोगों ने वह महल छोड़ दिया। कुछ ही वर्षों में वह भव्य महल वीरान हो गया। तब से लोगों का कहना था कि जो भी उस महल में जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। ड्राइवर ने अपनी कहानी समाप्त की। उसकी बात सुनकर अजय के मन में डर बैठ गया। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, लेकिन अब तो 60 साल बीत चुके हैं, शायद अब सब कुछ बदल गया होगा। ड्राइवर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं साहब, आज भी कुछ नहीं बदला। गांव वाले कहते हैं कि रात होते ही उस महल से डरावनी आवाजें आती हैं। आज तक जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा। इतना कहते ही पूरे जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। आसमान में बिजली कड़कने लगी। तेज बारिश शुरू हो गई। रिक्शा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर बोला, साहब, बारिश बहुत तेज हो गई है। सामने एक छोटी सी कुटिया दिखाई दे रही है। अगर कहें तो कुछ देर वहीं रुक जाते हैं। अजय ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ, रिक्शा वहीं रोक दो। वैसे भी बारिश बहुत तेज हो चुकी है। दोनों रिक्शा सड़क के किनारे खड़ा करके
कुटिया के अंदर चले गए। कुटिया के भीतर एक बूढ़ी औरत अकेली बैठी थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अजय और ड्राइवर उसे देखकर हैरान रह गए। काकी, क्या आप यहां अकेली रहती हैं? बूढ़ी औरत धीमी आवाज में बोली। हाँ बेटा, लगभग 60 साल हो गए मुझे यहाँ अकेले रहते हुए। यह सुनकर अजय और ड्राइवर दोनों सोच में पड़ गए। 60 साल, वह भी इस सुनसान जंगल में, एक छोटी सी कुटिया में। कुछ पल तक वहां सन्नाटा छाया रहा। फिर अजय ने पूछा, दादी, आप यहाँ अकेली कैसे रहती हैं? आपको डर नहीं लगता? बूढ़ी औरत हल्की मुस्कान के साथ बोली, नहीं बेटा, अब तो अकेले रहने की आदत हो गई है। क्या आपका कोई परिवार नहीं है? कोई बेटा या अपना? बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, मेरा पूरा परिवार उजड़ गया, मेरी सारी खुशियां मुझसे छीन गईं। आज से 60 साल पहले मैं उस महल की महारानी हुआ करती थी, लेकिन एक अनहोनी ने मेरा सब कुछ छीन लिया। यह सुनते ही अजय और ड्राइवर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अजय को ड्राइवर की सुनाई हुई कहानी याद आ गई। उसमें भी 60 साल पहले की ही घटना का जिक्र था। अब उसके मन में सच्चाई जानने की बेचैनी बढ़ने लगी। अजय ने धीरे से पूछा, दादी, क्या आपका नाम राधिका है? यह सुनते ही बूढ़ी औरत कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। उसने आश्चर्य से अजय की ओर देखा। हाँ बेटा, लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अजय की आंखों में आंसू आ गए। दादी, मैं आपका पोता अजय हूं। मैं रणविजय सिंह का बेटा हूं। यह सुनते ही बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत अजय के गले लग गई। बेटा, क्या सच में तुम मेरे पोते हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे दिखाई देते हो। यह दृश्य देखकर ड्राइवर भी भावुक हो गया। कुछ देर बाद उसने पूछा, काकी, लेकिन आप कैसे बच गईं? सब लोग तो कहते हैं कि पूरे राज परिवार की मृत्यु हो गई थी। राधिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे दादाजी देव सिंह ने मुझे एक गुप्त रास्ते से महल से बाहर भेज दिया था। उस समय मेरी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। वही तुम्हारे पिता रणविजय थे। उनकी जान बचाने के लिए मैंने उन्हें एक मंदिर में छोड़ दिया और खुद इस जंगल में आकर रहने लगी। तब से मैं यहीं हूं। यह सुनकर अजय की आंखें भर आईं। बाहर मौसम और भी भयानक हो चुका था। आसमान में बिजली चमक रही थी, तेज हवाएं चल रही थीं और बारिश लगातार हो रही थी। कुछ देर बाद अजय ने दृढ़ आवाज में कहा, दादी, मैं उस महल में जाऊंगा। मैं अपने दादाजी देव सिंह की मौत का बदला लेकर रहूंगा। राधिका घबरा गई। नहीं बेटा, वहां जाना मौत को बुलाने के बराबर है। लेकिन अजय के चेहरे पर अब डर नहीं था। मैं वीर महाराज देव सिंह का पोता हूं। मैं डर कर पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। राधिका ने कुछ पल तक अजय को देखा। फिर वह उठी और कुटिया के एक पुराने संदूक के पास गई। उसने संदूक खोला और उसमें से कपड़े में लिपटा एक चमकता हुआ चांदी का खंजर निकाला। उसने वह खंजर अजय के हाथ में रखते हुए कहा, बेटा, अंधक को केवल इसी चांदी के खंजर से मारा जा सकता है। तुम्हारे दादाजी ने भी इसी खंजर से उसे घायल किया था। जाओ, लेकिन याद रखना, उसकी छाती में यही खंजर घोंपना, तभी उसका अंत होगा। अजय ने खंजर अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। अब उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। यह सुनकर अजय और ड्राइवर दोनों हैरान रह गए। ड्राइवर के मन में डर बैठ गया। उसे लगने लगा कि कहीं अजय के साथ साथ उसकी भी जान न चली जाए। दोनों कुटिया से बाहर निकले। अब बारिश रुक चुकी थी और हवाएं भी शांत हो गई थीं। दोनों फिर से रिक्शे में बैठे और महल की ओर चल पड़े। रास्ता पहले से भी अधिक डरावना लग रहा था। घने जंगल की परछाइयां ऐसी प्रतीत हो रही थीं
मानो वे दोनों को अपने अंदर समा लेना चाहती हूं। ड्राइवर ने गंभीर स्वर में कहा, साहब, मेरी मानिए तो रात में उस महल में मत जाइए। सुबह होने दीजिए, फिर चले जाइए। अजय मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता है कि दादी और गांव वालों की बातें सुनकर तुम डर गए हो, लेकिन मैं आज रात ही उस महल में जाऊंगा। तभी तो इस डर का हमेशा के लिए अंत होगा। लेकिन साहब, कोई लेकिन वेकिन नहीं। अब मेरे पास चांदी का खंजर भी है, उसी से मैं अंधक का अंत कर दूंगा। रिक्शा आगे बढ़ता रहा। अजय को लग रहा था कि अंधक केवल एक साधारण प्रेतात्मा है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जीवित रहते हुए ही अंधक पूरे राज्य को नष्ट करने की शक्ति रखता था। अब तो वह एक शक्तिशाली प्रेत बन चुका था। उसकी असली ताकत का अंदाजा लगाना भी असंभव था। कुछ समय बाद दोनों गांव पहुंच गए। सुबह हो चुकी थी। अजय रिक्शे से नीचे उतरा। यही गांव है ना? और वो पुराना महल किस दिशा में है? साहब, गांव में किसी से भी पूछ लीजिए, सब लोग उस महल का रास्ता जानते हैं। इतना कहकर ड्राइवर वहां से चला गया। अजय गांव में अकेला रह गया। वह थोड़ा आगे बढ़ा तो उसकी नजर दो बुजुर्गों पर पड़ी। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। अजय उनके पास जाकर बोला, काका, मुझे पुरानी महल में जाना है, कृपया उसका रास्ता बता दीजिए। दोनों बुजुर्ग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पहले बुजुर्ग ने पूछा, बेटा, तुम कौन हो और उस महल में क्यों जाना चाहते हो? बस मुझे वहां जाना है। दूसरे बुजुर्ग ने घबराकर कहा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किस जगह की बात कर रहे हो? हाँ, मुझे उसी पुराने महल में जाना है। पहले बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, उस महल की ओर जाने से पहले हम गांव वाले 100 बार सोचते हैं। मेरी मानो तो जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। अजय को उनकी बात अच्छी नहीं लगी। क्या मैं आपका बेटा हूं या आपका कोई रिश्तेदार हूं? अगर मैं वहां जाऊंगा तो आपका क्या जाएगा? दोनों बुजुर्ग उसकी बात सुनकर चुप हो गए। फिर उनमें से एक ने महल का रास्ता बताते हुए कहा, सीधे चले जाओ, लेकिन संभल कर जाना। वहां जाना अपनी जान को खतरे में डालना है। अजय बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। उसके जाते ही दोनों बुजुर्ग आपस में बातें करने लगे। पता नहीं ये लड़का कौन था, मौत को खुद बुलाने जा रहा है। लगता है बाहर से आया है। जो भी उस महल में गया आज तक वापस नहीं लौटा। उधर अजय अकेला सुनसान रास्ते पर चलता जा रहा था। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। हवा की आवाज भी किसी डरावनी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे दूर एक विशाल महल दिखाई दिया। महल की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वह 60 नहीं बल्कि कई 100 साल पुराना हो। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे विशाल दरवाजे और चारों ओर फैली वीरानी उस जगह को और भी भयावह बना रही थी। अजय ने एक गहरी सांस ली। फिर बिना डरे वह उस वीरान महल के अंदर चला गया। महल के अंदर कदम रखते ही अजय को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। चारों ओर घना सन्नाटा था। टूटी हुई दीवारों से हवा की आवाज गूंज रही थी। महल के भीतर अंधेरा इतना था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर आसमान में काले बादल छा चुके थे। कुछ ही देर में फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली की कड़कड़ाहट पूरे महल को हिला रही थी। अजय धीरे धीरे महल के अंदर आगे बढ़ने लगा। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आ जाओ, आ जाओ, मेरे दरवाजे को खोल दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। यह आवाज पूरे महल में गूंज रही थी। अजय घबरा गया। उसने चारों ओर देखा,
लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। ये आवाज किसकी है? कहां से आ रही है? क्या गांव वालों और दादी ने जो बताया था वो सब सच था? कुछ पल के लिए उसके कदम रुक गए, लेकिन अगले ही क्षण उसने खुद को संभाला। नहीं, अब मैं यहां तक आ ही गया हूं। अब बिना सच जाने वापस नहीं जाऊंगा। अजय जोर से चिल्लाया। अंधक, कहां हो तुम? मैं अपने दादाजी देव सिंह का बदला लेने आया हूं। सामने आ। महल फिर से सन्नाटे में डूब गया। कुछ क्षण बाद वही डरावनी आवाज फिर सुनाई दी। तुम मुझे चुनौती दे रहे हो या अपनी मौत को बुला रहे हो? अजय के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसी समय उसे कहीं पास से किसी भारी दरवाजे के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। आवाज लगातार आ रही थी। अजय उस दिशा में बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक बहुत बड़ा और पुराना लोहे का दरवाजा बंद था। आवाज उसी के पीछे से आ रही थी। कुछ पल के लिए वह सोच में पड़ गया। फिर उसने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, उसके अंदर से काले धुएं का एक विशाल गुबार बाहर निकला। धुआं इतनी तेजी से निकला कि अजय कई फीट दूर जाकर दीवार से टकराया और जमीन पर गिर पड़ा। उसी क्षण पूरा महल जोर जोर से कांपने लगा। बाहर गांव में भी भयंकर तूफान आ गया। आसमान पूरी तरह काला पड़ गया। तेज हवाएं चलने लगीं और मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव वाले घबराकर अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। एक बुजुर्ग ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, ये अच्छा संकेत नहीं है। दूसरे बुजुर्ग ने डरते हुए कहा, ऐसा लगता है किसी ने उस अनहोनी को आजाद कर दिया है। अगर ऐसा हुआ है तो अब पूरे गांव पर संकट आ जाएगा। उधर महल के अंदर काला धुआं धीरे धीरे एक विशाल आकृति का रूप लेने लगा। कुछ ही क्षणों में अजय के सामने एक भयानक राक्षस खड़ा था। उसके माथे पर 2 बड़े बड़े सींग थे। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल जल रही थीं। उसके लंबे नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। पूरा शरीर काला और विकराल था। उसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। अजय भी कुछ पल के लिए डर गया। वह जितना सोच कर आया था, अंधक उससे कहीं ज्यादा भयानक था। अंधक जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा, आखिरकार मुझे 60 वर्षों बाद आजादी मिल ही गई। अब इस दुनिया में कोई मुझे नहीं रोक सकता। सबसे पहले मैं इस पूरे गांव का विनाश करूंगा। हा 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 हा। उसकी भयानक हंसी पूरे महल में गूंजने लगी। अजय धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ। उसने अपने कपड़ों की धूल झाड़ी और अंधक की आंखों में देखते हुए कहा, तो तुम ही अंधक हो। मैं भी कई वर्षों का हिसाब चुकाने आया हूं। अंधक का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसे आभास हो गया कि उसके सामने खड़ा युवक देवसिंह के वंश का है। तुम्हारे दादा ने मुझे इस महल में कैद किया था और आज तुमने मुझे आजाद कर दिया। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी जीवित छोड़ सकता हूं। जाओ, मैं तुम्हें भीख में तुम्हारी जिंदगी देता हूं। अजय ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैंने तुम्हें आजाद इसलिए नहीं किया कि तुम फिर से निर्दोष लोगों का खून बहाओ। मैंने तुम्हें इसलिए मुक्त किया है ताकि आज तुम्हारा हमेशा के लिए अंत कर सकूं। अंधका जोर से हंसने लगा। मुझे मारोगे तुम? हा 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 हा। तुम्हारे दादा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। इतना कहते ही अंधक ने अपनी काली शक्तियों से अजय पर हमला कर दिया।
देखते ही देखते दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। महल की दीवारें कांपने लगी। बाहर आसमान में बिजली लगातार चमक रही थी। तेज तूफान और मूसलाधार बारिश से पूरा वातावरण भयावह हो चुका था। महल के बाहर गांव वाले डर के मारे खड़े थे। उन्हें केवल बिजली की चमक के साथ महल के भीतर होती लड़ाई की झलक दिखाई दे रही थी। अजय अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन अंधक की शक्ति उसके अनुमान से कहीं अधिक थी। कुछ ही देर में अंधक ने अजय को जोरदार वार करके दूर फेंक दिया। अजय घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से खून बहने लगा। अंधक धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। तभी अजय को अपनी दादी राधिका की बात याद आई। बेटा, याद रखना, अंधक को केवल चांदी के खंजर से ही मारा जा सकता है और वो खंजर उसकी छाती में लगना चाहिए। अजय ने तुरंत अपनी कमर से चांदी का खंजर निकाला। अंधक पूरी रफ्तार से उसकी ओर दौड़ा। उसी क्षण अजय ने पूरी ताकत के साथ खंजर अंधक की छाती में घोंप दिया। अंधक दर्द से जोर से चीख उठा। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं मरना नहीं चाहता। कुछ ही क्षणों में उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गया। उसकी भयानक चीख पूरे महल में गूंज उठी। आसमान में बिजली और भी तेजी से चमकने लगी। पूरा महल कांप उठा। बाहर खड़े गांव वालों ने भी वह भयानक चीख सुन ली। ये तो अंधक की आवाज है। लगता है उस युवक ने सचमुच अंधक का अंत कर दिया। कुछ ही देर बाद महल के भीतर का तूफान शांत होने लगा। बारिश भी धीरे धीरे रुक गई। आसमान साफ होने लगा। तभी महल के मुख्य द्वार से अजय हाथ में चांदी का खंजर लिए बाहर निकला। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर कई घाव थे, लेकिन उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। गांव वाले उसकी ओर दौड़ पड़े। काका, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। अंधक का अंत हो चुका है। अब इस गांव पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। यह सुनते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग अजय की जय जयकार करने लगे। कुछ समय बाद अजय अपनी दादी राधिका को लेने उस कुटिया में पहुंचा। दादी, आपका सपना पूरा हो गया। अब चलिए, अपना महल हमारा इंतजार कर रहा है। राधिका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोनों महल पहुंचे। गांव वालों ने पूरे सम्मान के साथ अजय का स्वागत किया। कुछ समय बाद अजय का राज तिलक किया गया और उसे उस राज्य का नया राजा घोषित कर दिया गया। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी कोई अनहोनी नहीं हुई। लोग सुख और शांति से रहने लगे। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और भी रोमांचक और डरावनी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मैं जल्द ही एक नई और भी भयानक कहानी लेकर वापस आऊंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।